नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, खुद प्रोफेसर एजुकेशनिस्ट भी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आज सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपसे चाहिए। सवाल ये है जो आपके पीछे लिखा हुआ है, सब कुछ जो ये पार्टियों में हो रहा है, इधर की थोड़ा उधर का मिलाया, ये सब इस टारगेट 360 के लिए है। लोकसभा का नंबर लिखा है कि भाई 2/3 बहुमत चाहिए इस सरकार को बिल पास कराने, महिला आरक्षण का, डिलिमिटेशन का, उसके लिए है। तो मेरा सवाल ये है, और ये दर्शकों से आया हुआ सवाल है, ये बीजेपी अपने लिए कर रही है या ये काम देश के लिए जरूरी है? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आलोचना हो रही है, मैंने किसी को सुना, वो कह रहे थे कि अब तो बीजेपी के समर्थक वर्ग में भी लोग ये कहने लगे हैं भाई ये तोड़फोड़ अच्छी चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद गए, ममता के 20 सांसद गए, पार्टी टूट गई। अब शिवसेना जो है वो टूट गई, एनसीपी पे तलवार लटकी हुई है, अखिलेश यादव की पार्टी पे तलवार लटकी हुई है। ये जिस भी प्रयोजन के लिए हो रहा है, जिस भी काम के लिए हो रहा है, ये बीजेपी का इनिशिएटिव है, बीजेपी अपने लिए कर रही है, या हम भूल जाएं जैसे हो रहा है, बस याद रखें क्या होने वाला है और वो देश के लिए जरूरी है। थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में बात करें। बिल्कुल 9 मिनट के लिए। मैं नियतिवादी भी हूं और कर्मवादी भी हूं, और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ न कुछ ईश्वरीय विधान के अनुसार हो रहा है। उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक कर्ता के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो नायक हैं वो इसके पीछे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये ईश्वरीय विधान का है। और मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि भारत जो है अपने मूल की तरफ लौटना चाहता है। उसका सांस्कृतिक बोध, उसका आध्यात्मिक बोध, उस मूल की तरफ लौटने के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत बहुत होना आवश्यक है। और आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी को आपने टीएमसी जैसा कभी बिखरते देखा है? नहीं, इतिहास में किसी नहीं बना। और हम सब में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था। हम लोग सब बात करते थे कि हो सकता है थोड़ा बहुत लोग इधर उधर जाएंगे, 1 या 2 हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी बिखर करके खत्म हो गई है। फिर टीएमसी के अतिरिक्त शिवसेना और ये सारी चीजें ये सब हो रही हैं। और लोग कहते हैं, आपके यहाँ भी जिक्र में आया, आपने भी कहा कि भाई क्या ये देश के लिए हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है? तो मुझे बराबर एक चीज का रहता है कि सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने परिवार के लिए नहीं सोचता है। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक है। इनकी बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। और जिसे हम अपनी संघ की प्रतिज्ञा में करते हैं, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। हम उस अपनी देश के अलावा और कोई वो सोच ही नहीं सकता। उस ऋषि परंपरा से एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, तो वो देश के लिए ही सोच रहा है हर समय। और आप उसके एक एक निर्णय को जरा आप ले रहे, तब आपको पता लगेगा कि भारत का जो गणित और व्याकरण है, पिछले, आप कह सकते हैं ये कोई दर्शक कह भी सकता है कि ये भक्त मंडली है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं हो रही है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, अनअपोलोजेटिक हैं आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ बिंदास बोलता हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर भय नहीं लगता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस काम को कभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वे सारे काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और आगे भी जो हो रहा है आने वाले दिशा में, जैसे आप जिसकी तरफ आपका इशारा है कि आने वाले मॉनसून सत्र के अंदर जो है वो डिलिमिटेशन का बिल आ सकता है, महिला आरक्षण का बिल आ सकता है। आने वाले दिनों में जो है वो प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात जो है, जिसको नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो डिलिमिटेशन में होगा ही सर, वो दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। 800 सीटें हो जाएंगी लोकसभा। तो ये क्या वो अपने व्यक्ति अपने लिए कर रहा है? नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बात तो सब क्लियर हो गया कि ये तो उन बिल को पास कराने की ही तैयारी है। हाँ। इसमें क्लियर कोई शक ही नहीं है इसमें तो। लेकिन ये कोई 240 की टीस तो नहीं है नरेंद्र मोदी को पहली बार
पहले 2 टर्म में पूर्ण बहुमत मिला, तीसरी बार 240 पर आकर के रुक गए, वो टीस तो नहीं है कहीं जो अब पार्टियां तोड़ करके पूरी की जा रही है? नहीं, बिल पास कराना है वो तो ठीक है। देखिए, फिर तो एक ऐसा है कि जिस पर हम एक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हम आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कुछ भी काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर के आई थी, तब वो बंगाल में क्यों नहीं तोड़ ली थी? तब वो मध्य प्रदेश, बाकी जगह अन्य पार्टियों को क्यों नहीं तोड़ पाई थी? तब भी तो इसका काम था। नहीं, वही तो पूछ रहा हूं, बहुमत से रोक दिया। हाँ, ये उसका ही तो नहीं पूर्ति नहीं की जा रही है। नहीं, बहुमत तो है ना अभी भी। और आपका इस प्रकार का बहुमत है कि आपका कोई भी कंस्टिट्यूएंट दल, चाहे वो नायडू जी के दो ही महत्वपूर्ण है कंपोनेंट, जेडीयू और नायडू जी का, दोनों कंपोनेंट आपके पास सॉलिडली आपके साथ खड़े हैं। तो जो बहुमत का आंकड़ा है, सामान्य बहुमत का आंकड़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संविधान बदलने की जहां पर है, और देखिए इस सवाल को जरा दूसरे तरीके से घुमा दीजिए तो, राष्ट्र के लिए जो कुछ भी हर अच्छी चीज संभव करने की कोशिश कोई सरकार कर रही है, उसको रोकने वाला, उसे आप कैसे किस रूप में आकलन करेंगे? अब सर बहस लंबी हो जाएगी। अब उनकी डिलिमिटेशन बिल को लेकर के जो भी शंकाएं हैं, हाँ, वो अपनी जगह पर हैं। उनको लगता है बीजेपी इसका लाभ उठाएगी। एक बात मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन में लागू कर दो, 543 सीट पे आज लागू कर दो। नहीं, क्यों? हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम जाते हैं और कहते हैं कि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं रह गई है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, दुनिया इतनी बदल गई है, जनसंख्या इतनी बदल गई है, भारत इतना ताकतवर, वहां पर रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल जो है वो अलग तरीके का लागू होना चाहिए जी, तब वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पर हुआ। हम यहां आज कह रहे हैं कि भाई आज जो है 1500 मिलियंस का ये कंट्री हो गया है, अभी भी आप संसद को उतने ही समझ रहे हैं। वैसे मैं जो सवाल कर रहा हूं प्रोफेसर साहब से, मैं डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में हूं, क्योंकि कोई तो मैं बहुत सारी बातों से उनकी सहमत हूं, लेकिन फिर भी ये सवाल जो उठ रहे हैं आपकी ओर से जो आते हैं, और नरेंद्र मोदी के विरोधी जो सवाल पूछते हैं, वो मैं सारे सवाल उनसे पूछूंगा। अभी आपने कहा जैसे कि महिला आरक्षण तो चलिए उसमें ऑपोजिशन भी और ये दोनों राजी हैं कि करो लागू। बात है डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन का मतलब देश में सीटों की संख्या बढ़े, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अब मैं थोड़ा बीच में काट दूं आपको। महिला आरक्षण के प्रति क्या वाकई कांग्रेस गंभीर थी? महिला आरक्षण के प्रति क्या जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी क्या कभी गंभीर थी? नहीं थी। आप ध्यान देखिए शरद यादव की वो बयान, ये सब बलकट्टी महिलाओं के लिए है, महिलाएं ये सब प्रोग्रेसिव शहरी महिलाओं के लिए है। ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को है कि ये वो बिल लेकर के आए सरकार में, लेकिन पास कराया लोगों ने बिल के, समर्थन देके कांग्रेस ने भी मजबूरी थी उनकी। हाँ, लेकिन वह सवाल जो आप कह रहे थे कि डिलिमिटेशन की बात आई ना, ऑपोजिशन भी ये कहता है कि डिलिमिटेशन हम नहीं होने देंगे, तभी तो अप्रैल में पास नहीं करवा पाई थी ये सरकार। अब हुआ ये कि नायडू साहब ने सर कुछ दिनों पहले, चंद्रबाबू नायडू का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने ही एक बयान दिया कि हाँ सरकार जो है वो डिलिमिटेशन बिल भी लाएगी और उससे लोकसभा की सीटें जो है इतनी बढ़ जाएंगी, ये उन्होंने खुद कहा, और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी, 50% इंक्रीज होगा। तमिलनाडु की भी 50% सीटें बढ़ेंगी, यूपी की भी 50% सीटें बढ़ेंगी, और इस बार ये बिल में लिख करके आएगा, पिछले बिल में लिखा हुआ नहीं था अप्रैल वाले में। तो इस पर एक जवाब आया। अब ये बात तो सही लगती है भाई, क्या चिंता है दक्षिण के राज्यों की, हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए, तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया जाए। इस पर शशि थरूर जी ने एक जवाब लिखा उनको, चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने कहा कि चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी सैलरी 2 लाख रुपया है, आपके ड्राइवर की सैलरी 20,000 रुपया है, दोनों की 50% सैलरी बढ़ा देते हैं। फायदे में कौन रहा? आप फायदे में रहे या कि आपका ड्राइवर फायदे में रहा? ऑब्वियसली फायदा आपको हुआ ज्यादा। ये पता है, वो उदाहरण दे रहे हैं इस पर। मैं बताता हूँ, ये पता है, ये वामपंथियों का जस्टिस प्रिंसिपल है। वो कहते थे ना हमेशा इक्विटेबल बंटवारा हो, तो 2 रोटी है, 20 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, अच्छा बंटवारा हो जाएगा, एक टुकड़ा मिलेगा, इतना बड़ा टुकड़ा मिलेगा। और है कि रोटी को 300 कर दो और फिर 20 लोगों में बांटो, और 20 लोगों में एक काम करो, जो पूंजीपति है उसको 25 रोटी दे दो, और बाकी 300 में से 275 रोटी बच गया ना, 275 में से 20 लोगों को बांट दो, तब भी रोटी कितनी बचेगी? 20-20 बचेगी ना। बचेगी या नहीं बचेगी? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका दर्शक समझ रहा होगा। आप जब
बेहतर संख्या बढ़ा देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना शुरू हो जा रहा है वहां से। अभी तो अभी तो लोगों को मैं बार बार ये कहता हूं, ये कैसा लोकतंत्र है, हमें भी कई बार कुड़न होती है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां प्रधानमंत्री का बेटा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा इस जिद पर खड़ा है कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा, मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है, सांसद का बेटा सांसद बन जाता है, वो मर जाता है तो उसके पत्नी को चला जाता है, वो मर जाती है तो उसका बेटे को चला जाता है, वो मर जाता है तो उसके आने वाली पीढ़ी को चला जाता है, और वोटर का बेटा वोटर रह जाता है। तो ये आखिर इस लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व को विस्तार देना है तो आप किस फॉर्मूले पर काम करेंगे? इसी फॉर्मूले पर काम करेंगे ना कि हर का रिप्रेजेंटेशन, हर पार्टी। अच्छा, हम चुनाव किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान कहता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका की तरह नहीं है, जहां हर देश, हर एक इंडिपेंडेंट देश जो है वो एक साथ मिलकर के आकर के कॉन्फेडरेशन बनाया। नहीं, हमने फेडरल व्यवस्था इसलिए की है कि ताकि हम शासन को बेहतर तरीके से सुचारित रूप से चला सकें, और इसीलिए संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है कि भारत की संसद चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से तमिलनाडु को कल 2 भाग में टुकड़े कर सकती है, केरला को 2 भाग में कर सकती है, उत्तर प्रदेश को 4 भाग में कर सकती है, और इसके लिए संविधान संशोधन मात्र सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हुए हैं, बड़े बड़े स्टेट्स टूटे हैं। तो मैंने आपको पता है क्यों ऐसा किया, व्यवस्था किया गया था। यदि कोई कल डीएम की पार्टी कह रही है कि भाई आपने द्रविडियन मूवमेंट वहां चला करके रखा, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये देश पूरा एक है भाई। वो बात तो सही है। ये मानसिकता से बाहर कब निकला? मुझे गांधी जी की एक लाइन कोट कर देता हूं। हिंदी के सवाल पर गांधी जी ने साउथ से अपील किया था कि हम एक विदेशी भाषा के लिए हम अपने देश की भाषा हिंदी से लड़ रहे हैं। ये गांधी जी का कथन है, जिन्होंने हरिजन में उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने कहा कि देश के लिए मुझे लगता है कि साउथ के लोग इतना सैक्रिफाइस जरूर करेंगे, यानी कि तमिल के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना जरूर स्वीकार करेंगे। ये गांधी जी की अपील वो थी। तो नहीं पाया, नहीं हो पाया ना, नहीं करने की दिशा में कोई काम नहीं किया ना। वंदे मातरम किसी ने गंवाने की कोशिश की क्या? नहीं गंवाने की कोशिश की थी ना भाई। मेरा कहना है कि 1947 में विभाजन हो गया था, इसके बाद तुमको कौन रोक रहा था पूरे वंदे मातरम का? लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने किया ना। ठीक है, अब आपने जो बात कही दक्षिण के, ये मैंने उदाहरण के लिए बात निकल आई तो इसलिए आपको बताया, लेकिन देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है। साउथ की स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है क्या प्रॉब्लम है 50% इंक्रीज कर दो। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है, और अब इसको आप डिवाइन जस्टिस कहिए, बीजेपी वाले हो सकता है कहें कि जो सबसे धुर विरोध करने वाली पार्टी थी डीएमके, वो चुनाव हार गए, और आज ये कहा जा रहा है कि डीएमके परोक्ष रूप से इसका समर्थन भी कर सकती है। आपको लगता है डीएमके ऑन बोर्ड आ जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि डीएमके ऑन बोर्ड आ सकती है, क्योंकि उनको इतना ही तो कन्विंस करना है ना। एक बात मुझे बताइए, क्या डीएम, देखिए उनका कहाँ था जब कोलिशन सरकार बनती थी, तो कोलिशन सरकार में छोटी छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी का भी केंद्र की सत्ता पर एक अंकुश रहता है, और वो बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में रहते थे। आज वो इस तस्वीर नहीं रह गई। यही तो वो अब उनका दर्द ही ये है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में डीएमके को अब तो लगेगा ना कि हम तो उस स्थिति भूमिका में ही नहीं है, आने वाली दिनों के अंदर भी हम इस भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। तो इस प्रेमाइस को, इस प्रिंसिपल को क्यों नहीं मांग लिया जो अमित शाह जी कह रहे थे? अमित शाह जी तो उस दिन भी संसद में कह रहे थे आप मुझे 5 मिनट समय दीजिए, यही तो कह रहे थे ना। हाँ। आप मुझे कुछ समय दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए, हम ऑफिस से तुरंत करा करके लेते आते हैं। कांग्रेस के, कहा जाता है कि कांग्रेस के दबाव के कारण डीएमके ने वो नहीं किया था। अदरवाइज इतना भी डीएमके के अंदर इतना, आपने डीएमके के एक सांसद का बयान उस समय सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि विचार किया जा सकता है। विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यदि चीज विचारणीय है तो वो करणीय भी हो सकता है। अभी आप बात कर रहे थे संविधान की, तो अब तो सवाल उठने लगे हैं कि ये जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं, हम पहले एक प्रोटेक्शन के लिए ही तो दल बदल कानून बदला गया ना। पहले शायद 1/3 टूट करके अलग हुआ हो सकते थे, आज 2/3 कर दिया है। उसमें भी ये कर दिया है कि फिर ये विलय ही करेंगे। वही हुआ टीएमसी के साथ, वही शिवसेना के साथ। अब लोग सवाल उठाने लगे, और बड़े बड़े सियासी वकील भी, कपिल सिब्बल जैसे लोग, कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब
कुछ और प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब क्योंकि 2/3 भी आसान लगने लगा है कि भाई 2/3 भी टूट करके लग जा सकता है, तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्शन किस लिए, फिर पार्टी के सिंबल किस लिए, फिर ये लोग चुन के जाते हैं एक पार्टी पे और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड नो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन परमिट दिस, इट इज इमोरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओवर टू द कोर्ट। देखिए, दो सवाल है इसमें, क्या इमोरल है, ये कौन इमोरल काम कर रहा है? इमोरल का तो सवाल यही आ गया कि ये बीजेपी अपने लिए कर रही है या देश के लिए कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले तो है कि ये बीजेपी कर रही है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है कि बीजेपी कर रही है। देखिए, सवाल ये है कि हम राजनीति में कोई पुजारी के लिए तो आया नहीं है भाई, हमको है कि हम देश के लिए हम काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम देश के लिए जब काम कर रहे हैं तो एक जॉर्ज सोरोस की डीप स्टेट काम करने वाली एजेंसी है, उसके साथ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं जो हमको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उन चीजों को भी मारना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, धर्म की रक्षा के लिए तो यदि कर भी रही है तो मैं इसे जायज मानता हूं। तो धर्म कहां, धर्म की रक्षा कहां है सर? देखिए, मैं कहता हूं देश धर्म की रक्षा। धर्म मतलब आप सनातन ही नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के केंद्र में रहना भारत की सनातन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। फिर वो आपका नजरिया है, लेकिन फिर आरोप यही लगेगा कि इसका मतलब बीजेपी ये सब कुछ जो है अपने राज को सीमेंट करने के लिए और पुख्ता करने के लिए कर रही है। नहीं, मैं नहीं मानता कि सिर्फ सत्ता के लिए है। महिला आरक्षण इतना बड़ा कॉज है, महिला आरक्षण के नाम पे हो रहा है ना, आप जरा इतना बड़ा कॉज है कि कुछ भी होने, किसी भी तरीके से किया जाए। इस सवाल को मैं जरा पलट देता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो 370 क्या खत्म हो जाता? कभी नहीं होता। नहीं होता ना। आप सोच सकते हैं 370 के रहते हुए इस देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ग्रिप में अपने ले लिया था। तो ये देश के अच्छे के लिए हुआ, सनातन के अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ? दूसरा मैं सवाल करता हूं कि 370 के अतिरिक्त आज जो ट्रिपल तलाक और इन सारी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कभी नहीं, जिसके बारे में कोई सोच सकता था? कभी सोच नहीं। कांग्रेस की क्या पॉलिटिक्स थी? कांग्रेस की पॉलिटिक्स यही थी न कि 20% मुसलमान और क्रिश्चियन को एक साथ खड़ा करो, 80% हिंदुओं को डिवाइड करके रखो। ये 80% हिंदू जातियों के आधार पर बटे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा इस अर्थमेटिक को चेंज किया, कहा ठीक है तुम ये 20% को ले जाओ, हम इस 80% की राजनीति जरा कर लेते हैं। और वही राजनीति आसाम के अंदर आया, वही बंगाल के अंदर आया। हिंदू एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा हुआ और उसको लगा कि ये वोट बैंक खड़ा होने के लिए ये जरूरी समय है। उसने बांग्लादेश देखा, उसने पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा देखी, उसने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा देखी, उन्होंने केरला के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा देखी, उन्होंने झारखंड के अंदर हिंदुओं के साथ दुर्दशा देखी, वो कश्मीर के भगाए हुए हिंदुओं की दुर्दशा देखी। और तब उसे लगा कि नहीं, ये जो छद्म सेकुलरिज्म है इसको पराजित करने। अब आपने तो सारा सिलेबस ही बदल दिया आज का। अब आपका आर्गुमेंट तो ये हो गया कि देश के लिए सनातन का संरक्षण जरूरी है और उसके लिए बीजेपी का रहना जरूरी है। अब तो आर्गुमेंट ये हो गया। आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। आप जो तर्क कर रहे हैं और आपने जो निष्कर्ष निकाला वही मेरा भी निष्कर्ष है। बात तो फिर अब लौट के तो वहीं आ गए ना, फिर वही है। इट इज ऑल, ये सब कुछ जो है दूसरा बीजेपी को बनाए रखने के लिए है। नहीं, बीजेपी को बनाए के लिए नहीं, इस देश को बचाए रखने के लिए बीजेपी को बनाए रखना। और बीजेपी पर भी हम जानते हैं कि वहां एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए वहां पर नहीं जी रहा है, उसका हर समय जो है वो देश के लिए चल रहा है। एक व्यक्ति वहां पर बैठा है जिसकी धड़कनें सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए। नहीं, आप सवाल मेरे कहने से कोई सवाल उठाना बंद कर देगा क्या? 370 पर जब वो आदमी निकल रहा था तो सवाल नहीं किए थे क्या? जब कन्वर्जन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कन्वर्ट करवा दिया आप लोगों ने, तो क्यों हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहती तो ऐसा संभव हो पाता क्या? आज अमेरिका परेशान है कि आपने एफसीआरए कानून इतना सख्त कर दिया है कि चंदा नहीं आ पा रहा है एनजीओ के पास। मैंने अभी आपके एक प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था कि मार्को रूबियो वहां से उठ करके मिशन ऑफ चैरिटी के पास ही क्यों गया? क्योंकि मैं बता रहा हूं,
अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट से जासुआ 1 और जासुआ 2 2 प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसका काम है पूरी एशिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना। और उस कन्वर्जन का कौन इंस्ट्रूमेंट होता है? ये सारे एनजीओ, धंधेबाज एनजीओ होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है? इन्हीं एनजीओ, क्रिश्चियन मिशनरियों को मिलता है। इनकी पुकार पर मार्को रूबियो यहां पर आया। मैं कह रहा हूं, ये अब कोई इसका खंडन करे या न करे, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसकी गंभीरता को लीजिए। वो आदमी जयपुर भी तो आ सकते थे, वो आदमी, उनका जहाज तो आगरा भी आ सकता था, उनका दिल्ली आता, आज तक तो नहीं आया था, वहीं क्यों गया? ये मैं सवाल कर रहा हूं। इसलिए गया कि जिसका आपने जिक्र किया है, एफसीआरए ना, वो इनको चुभ रहा है कि ये जितने डीप स्टेट के इंस्ट्रूमेंट जो भारत के अंदर काम करते हैं और पूरी दुनिया की क्रिश्चियन मिशनरी जो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह काम करके भारत में डिस्टेबलाइज कर, उसका धंधा अब मुझे अंत में बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है, हम इसको प्रोजेक्ट 360 कह देते हैं डिस्कशन के लिए या कुछ भी कह देते हैं, ये कहां जाकर के रुकेगा? अभी आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ, टीएमसी पे पहुंचा, टीएमसी से शिवसेना यूबीटी पे पहुंचा, अब लोग कह रहे हैं एनसीपी भी रडार पे है, एनसीपी के साथ भी हो सकता है, कुछ लोग बीजेडी की बात कर रहे हैं, उड़ीसा वाली पार्टी, उसके साथ भी हो सकता है। आज किसी ने लिखा, टीएमसी, क्षेत्रीय दलों की हालत देश के अंदर, टीएमसी खत्म हो गई, शिवसेना लगभग खत्म हो चुकी है, डीएमके सत्ता से बाहर हो चुकी है, जेडीयू आधी खत्म हो गई है, आधी भाजपा चला रही है, आरजेडी नाम मात्र को बस कोमा में पड़ी हुई पार्टी है, 20 साल से कुछ कर नहीं पा रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब हाथ से गया तो खत्म हो जाएगी, वाईएसआरसीपी बिल्कुल हाशिए पर है आंध्र प्रदेश के अंदर, बीजू जनता दल 2024 के बाद वो भी बस नाम मात्र की पार्टी बची है, एआईएडीएम के धड़ों धड़ों में खंड खंड हो चुकी है। ये भविष्य है। थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए मैं अंतर कर देना चाहता हूं। ये बने थे क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन ये पारिवारिक कंपनी बन गया था। मोस्ट ऑफ देम, ठीक है कि नहीं? ये बने थे एंटी कांग्रेसिज्म पर खड़े हुए थे, और ये सारे कांग्रेस की गोद में चले गए। ये सारे तेजस्वी का आप देख लीजिए, किसके लिए आपने, इनफैक्ट आपने कहा तो मैं सोचने को मजबूर हुआ, सारी ही तो पारिवारिक पार्टियां बन गई, सारी पारिवारिक पार्टियां, एनसीपी, डीएमके, जेडीयू, सारी, ममता, अब तो जेडीयू भी हो गई है, ममता सोचिए, ममता, आरसीपी, बीजेडी, आप ममता, इसमें केवल एक आम आदमी पार्टी और एआईएडीएम की अफवाह आप कह सकते हैं। भाई आम आदमी पार्टी तो यदि आपने देखा नहीं था, वो वन मैन पार्टी आप कह सकते हैं, वन मैन पार्टी। आपने देखा था कि उसकी बागडोर जब वो चले गए थे तो सुनीता केजरीवाल ने बागडोर हाथ में लेने की कोशिश की थी, जब जेल में गए थे। तो आपको अपने भतीजे पर विश्वास, ममता को अपने भतीजे पर विश्वास है, उसके अतिरिक्त किसी है, मायावती जी को अपने भतीजे पर विश्वास है, उसके अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं है, लालू यादव को अपने बेटे पर विश्वास है, इसके अतिरिक्त किसी को बात नहीं है, नीतीश जी का जो है वो अपना बेटा उनके पास, उनका आ गया। आप देखिए एक एक करके क्षेत्रीय, इनको क्षेत्रीय पार्टियां कहना बंद कीजिए, क्षेत्र के लिए नहीं, ये पारिवारिक कंपनियां हैं। ये पारिवारिक पार्टियां, क्या इनका एरा ऑफ डोमिनेंस खत्म हो गया है? मुझे लगता है कि ऐसा हो गया है। तो भारत 2 पार्टी रेस बन गई है, बीजेपी कांग्रेस। अब देखिए आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का भविष्य बेहतर है, यदि इनकी जमीन पर कांग्रेस अपनी जमीन खड़ा करती है। और मैं तो चाहूंगा कि, मैं तो बार बार कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का सलाहकार होता तो मैं सारी सलाह देता कि आज जैसे ममता घिसिट करके पैर आपके दरवाजे तक आ रही है 10 जनपद, तेजस्वी घिसिटते हुए आपके पास आ रहे हैं, वैसे ही अखिलेश को भी हालत में ले आइए, ताकि यूपी का इंतजार कर रहे हैं आप। नहीं सर, ठीक है, ये कांग्रेस के भविष्य के लिए, लंबी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के शुभ चिंतक हो रहे हैं प्रोफेसर साहब। ठीक है सर, ये दिन भी मोदी जी ने दिखवा दिया हमको। बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी आज की चर्चा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्रोफेसर साहब का समय हम फिर लेंगे सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।